एग्रीगेट में इसके बाद आता है शेप टेस्ट ऑन एग्रीगेट, जिसमें आएगा फ्लेकीनेस इंडेक्स टेस्ट और इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट। ठीक है, शेप और साइज जो है एग्रीगेट के वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं उसकी स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है उसकी स्ट्रेंथ में, और बॉन्ड स्ट्रेंथ में, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट में, सीमेंट रिक्वायरमेंट जो कंक्रीट में होगी, ठीक है, कॉस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ कंक्रीट, इन सब चीज़ों को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। ठीक है, शेप और साइज ऑफ एग्रीगेट कैसे, जैसे कि हमारे पास राउंडेड अगर एग्रीगेट्स होंगे तो उससे बहुत अच्छी वर्केबिलिटी आएगी, गुड वर्केबिलिटी आएगी, लेकिन उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी और मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होगी वो अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर हमारे पास वही अगर एंगुलर और इरेगुलर एग्रीगेट्स होंगे ना, तो उसमें बहुत कम जो है वर्केबिलिटी आएगी, पर स्ट्रेंथ अच्छी मिलेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी मिलेगी। क्यों? क्योंकि इंटरलॉकिंग होगी, इरेगुलर शेप के एग्रीगेट्स होंगे तो उसकी वजह से, इंटरलॉकिंग की वजह से मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होगी, और राउंड एग्रीगेट्स होंगे उनके बीच में स्ट्रेंथ अच्छे से नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो ये जो एग्रीगेट्स है इनका शेप जो है वो बहुत इन चीज़ों को, वर्केबिलिटी और बॉन्ड स्ट्रेंथ और ये सब चीज़ों को इम्पैक्ट करता है। तो दो टर्मिनोलॉजीज है शेप से रिलेटेड, सबसे पहली है फ्लेकीनेस इंडेक्स, दूसरी है इलोंगेशन इंडेक्स। अब ये सारी चीज़ें, ये जो दोनों चीज़ें हैं, फ्लेकी और इलोंगेटेड एग्रीगेट्स जो होते हैं ना, वो कॉन्क्रीट के लिए सूटेबल नहीं होते, दोनों ही टाइप के कॉन्क्रीट के लिए सूटेबल नहीं होंगे, और ये जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी उसकी वजह से खराब हो जाती है, कंक्रीट की बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी नहीं आती है। ठीक है, अब ये जो फ्लेकी और इलोंगेटेड एग्रीगेट्स होते हैं ये होते कौन से हैं? अब ये जो फ्लेकीनेस इंडेक्स है ये क्या होता है? फ्लेकीनेस इंडेक्स वो परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट्स होते हैं, इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट्स बाय वेट हुज लीस्ट डायमेंशन, जो सबसे छोटी वाली डायमेंशन होगी वो इतनी कम होगी कि वो 0.6 टाइम्स होगी मीन साइज की। अगर उसका मीन साइज भी निकाला जाए, अगर उसका जो मीन साइज होगा, जैसे जो लॉन्गेस्ट डायमेंशन और जो शॉर्टेस्ट डायमेंशन है उसका मीन साइज निकाला जाए, तो उसकी जो लीस्ट वाली डायमेंशन होगी वो 0.6 टाइम्स होगी लीस्ट वाली। ठीक है, मीन के भी, तो इतनी ज्यादा छोटी होगी उसकी एक डायमेंशन। और इलोंगेटेड एग्रीगेट्स, इलोंगेशन इंडेक्स क्या होगा? वो परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट्स बाय वेट हुज लार्जेस्ट डायमेंशन, जो उसकी सबसे बड़ी डायमेंशन जो कि जनरली लेंथ होगी, वो वाली डायमेंशन 1.8 टाइम्स मोर देन द मीन साइज होगी। मीन साइज से भी 1.8 टाइम्स ज्यादा, मतलब लार्जेस्ट डायमेंशन बहुत ही ज्यादा लार्जेस्ट होगी, और फ्लेकीनेस में लीस्ट डायमेंशन बहुत ही लीस्ट होगी। ठीक है, तो दिस टेस्ट इज एप्लीकेबल टू एग्रीगेट्स जिनकी साइज जो होगा लार्जर देन 6.3 mm साइज होगा। ठीक है, फिर दीज आर जनरली ऑब्टेन फ्रॉम पुअरली क्रश्ड रॉक्स, पुअरली क्रश्ड रॉक्स जो होंगे उनमें से ये एग्रीगेट्स मिलते हैं, और इसीलिए इसको अवॉइड करा जाता है पेवमेंट में भी। ठीक है, अब इसके बाद है एपरेटस और इक्विपमेंट्स। एपरेटस जो हमें चाहिए होंगे, सबसे पहले तो एक थिकनेस गेज चाहिए होगी और एक लेंथ गेज चाहिए होगी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से एक थिकनेस गेज होती है और ये एक लेंथ गेज है। ठीक है, तो इसको मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से, पहले हम एपरेटस देख लेते हैं, फिर उसके बाद आईएस सीव जो कि हमें टेबल 5 में दी हुई है। ये वाले टेबल में जो हमने आईएस सीव्स यहाँ पे जितनी भी मेंशन की हुई है ये सारी आईएस सीव्स हमें चाहिए होंगी। ठीक है, और उसके बाद हमें एक वेइंग बैलेंस चाहिए होगा। अब प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर में सीव ऑल द सैंपल्स थ्रू द आईएस सीव जो कि मेंशन है टेबल में। ठीक है, इन वाले टेबल में जितने भी ये मेंशन है ये सारे के सारे हमने इसके थ्रू हमने एग्रीगेट्स को वो जो सीव में से सीव कर लेना। ठीक है, टेक द मिनिमम ऑफ 200 पीसेस ऑफ एनी फ्रैक्शन फॉर टेस्टिंग एंड वेइंग देम। अब देखो हमारे पास ये जो सीव्स है यहाँ पे लिखा हुआ है पासिंग थ्रू द आईएस सीव 63 mm और रिटेनिंग ऑन आईएस सीव 50 mm। ठीक है, हमने एग्रीगेट्स को लेना है और उसको हमने इन सीव्स पे रखना है। अब इसमें से जो पास कर जाएगा और 50 में जो रिटेन कर जाएगा वो वाला एग्रीगेट ले लिए। ठीक है, बहुत सारे एग्रीगेट्स हैं हमारे, अब उसमें से उसके 200 पीसेस निकालने हैं, हमें 200 पीसेस निकालने हैं, और फिर उसके बाद उसके ऊपर टेस्ट करना है। उसके बाद उस पर टेस्ट कैसे करना है हमें? अब ये जो हमने निकाली है 200 पीसेस 63 और 50 में से, ठीक है, ये एमएम में है। अब इसमें से निकाला इसका वेट ऑफ द फ्रैक्शन, जो 200 हमने लिए हैं पीसेस उसी का हमने वेट करा। सपोज उसका वेट आ गया हमारे पास 150 ग्राम्स। ठीक है, हमने वेट कर लिया 150 ग्राम्स आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास थिकनेस गेज जो है जिसका साइज 33.9 वाला साइज है। अब ये 33.9 साइज कैसे आया है? देखो ये जो हमारे पास है ना, ये 63 mm और 50 mm वाला है। ठीक है,
थिकनेस गेज है और एक लेंथ गेज है हमारे पास। थिकनेस गेज वाले में हमारे पास कैसे आएगा 0.6 टाइम्स जो हमारे 63 मीन साइज जो होगा 63 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा हमारे पास थिकनेस गेज का साइज। ठीक है, ये आ गया 33.9। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ दिस डायमेंशन इज इक्वल टू 0.6 टाइम्स द मीन सीव साइज। अब इसमें आएगा लेंथ गेज में आएगा हमारे पास 1.8 टाइम्स 63 प्लस 50 अपॉन 2। आप ऐसा करके देख सकते हो, आपको यहाँ पे पहले वाला साइज मिल जाएगा जो कि यहाँ पे मेंशन ही नहीं है, ये वाला साइज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब ये वाला साइज आप देख सकते हो। अब दूसरे वाले को करके देख सकते हो, अगर हमारे पास फर्स्ट नहीं है तो हम सेकंड तो करके देख सकते हैं। 1.8 टाइम्स हमारे पास 50 प्लस 40, 50 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, हम करेंगे तो हमें मिलेगा 81। ठीक है, 81 mm। तो इस तरीके से हमें ये साइजेस मिल जाएंगे, थिकनेस गेज के साइज और लेंथ गेज के साइजेस। ठीक है, अब ये जो हमने पीसेस लिए थे 200 पीसेस, अब इनको हमने ये वाली थिकनेस गेज में से पास करना है, 33.9 वाली थिकनेस गेज में से पास करना है। देखो यहाँ पे 33.9 वाली ये जो थिकनेस गेज है इसमें से पास करके देखना है कि पास होते हैं या रिटेन कर जाते हैं। हमने खुद अपने हाथ से इसको पास करके चेक करना है। ठीक है, जब हमने चेक कर लिया फिर उसके बाद हमने वेट ऑफ एग्रीगेट्स इन ईच फ्रैक्शन जो कि पास कर जाएंगे थ्रू द थिकनेस गेज, वो वाला वेट लिखना है जो पास कर जाएंगे। ठीक है, ये वाले पास कर जाएंगे उसका वेट लिख देना है, सपोज वो x1 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद यही वाले 200 जो पीसेस होंगे इसको हमने यहाँ पे लेंथ गेज का फर्स्ट साइज नहीं है तो हमने फर्स्ट वाले साइज को इग्नोर करना है। फिर सेकंड वाले साइज के लिए जैसे ही हमने सेम प्रोसीजर करना है, यहाँ पे जो 29 साइज वाली थिकनेस गेज होगी उसमें से जो है यहाँ पे हमने निकाल लेना x2 वेट जो कि पास कर जाएंगे इसमें से फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स पासिंग, तो ये x2 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास y1 सपोज हमारा 0 हमने लिख दिया, और जो लेंथ गेज जो सेकंड वाली लेंथ है 81 जो है इसमें से हमने पास करना है। इसके बाद वो वाला वेट इसमें हमने मेंशन करना है। देखो 81 वाली जो है हमारे पास लेंथ गेज में हमारे पास 81 वाली ये है ना, इसके थ्रू यहाँ से हमने इस साइड से पास करवाने की कोशिश करनी है। यहाँ से हमने सपोज यहाँ से इधर से पास करने की कोशिश करी और ये जो कोने हैं यहाँ से ये अटक गया। ठीक है, तो ये अंदर नहीं जा रहा, मतलब ये पास नहीं हो रहा। और अगर इससे थोड़ा सा छोटा होगा तो वो सपोज यहाँ से ये चला गया, पास हो गया, मतलब हमने अपने हाथ से इसको पास करवाने की कोशिश करनी है। अगर पास कर गया तो मतलब पास्ड और नहीं तो रिटेन। ठीक है, ऐसे ही सेम हमने यहाँ पे इसकी थिकनेस जो है वो ऐसे करके चेक करनी है। हमारे पास कुछ इस तरीके से एग्रीगेट होगा और इसको पास करने की कोशिश करनी है। अगर ये साइड से यहाँ से टच हो रहा है और दोनों साइड से तो ये पास नहीं कर रहा है, मतलब कि रिटेन्ड, और अगर पास कर गया तो मतलब पास्ट। ठीक है, इस तरीके से अगर ये इसकी साइज होगा ऐसे एकदम इस तरीके से, इसकी थिकनेस थोड़ी ज्यादा है तो ये पास नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने यही करना है। और फिर उसके बाद हमने y2 कौन सा वेट निकालना है जो रिटेन कर गया। इस वाले में हमने देखा था जो पास कर गया था वो वाला थिकनेस गेज से हमने निकालना था, और जो रिटेन कर गया था वो वाले का वेट निकालना था y2। अब क्यों रिटेन वाला और यहाँ पे पास वाला क्यों लिखा है, क्योंकि जो पास कर जाएंगे इस वाली सीव से, इसका मतलब वो छोटे पार्टिकल्स होंगे ना। और मतलब हमने देखा था लीस्ट डायमेंशन, जो सबसे छोटी वाली डायमेंशन होती है वो बहुत छोटी होती है, ये हमने देखा था हमारी जो फ्लेकी इंडेक्स जो था उसमें। ठीक है, और यहाँ पे रिटेन वाले जो सबसे बड़ी वाली डायमेंशन होती है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है, ऐसा हमने देखा था। तो मतलब यहाँ पे इसलिए रिटेन जो रुके हुए पार्टिकल्स होंगे उनकी लेंथ जो होगी वो ज्यादा होगी, मतलब उसकी एक डायमेंशन बहुत ही ज्यादा लंबी होगी। तो वही हमने चेक करना है। अब हमने यही प्रोसेस पूरी रिपीट करते जानी है। हर बार हमने ये जो सीव होंगी ये दोनों सीव्स ये सारी की सारी सीव्स में से पास कराना है 63 से 50 में। और 50 वाले रिटेन जो कर गए होंगे उसके 200 पीसेस लिए, जो 40 पे रिटेन कर गए होंगे उसके 200 पीसेस लिए, फिर 31.5 पे जो रिटेन कर गए होंगे उसके 200 पीसेस लिए, और ऐसे ही हर बार 200 पीसेस लेने। कहाँ तक, जब तक ये टेबल है यहाँ पे 10 mm से लेके 6.3 mm वाले पे 6.3 वाले के 200 पीसेस लिए। ठीक है, इस तरीके से हमने 200 हर बार लेके और उनको पास करवाना है। सबसे पहले तो इन 200 पीसेस का हमने वेट चेक कर लेना है। 50 ग्राम्स इसका हो गया, सपोज इसका 100 हो गया, सपोज इसका 80 हो गया। इस तरीके से हमारे पास इन पहले 200 का टोटल का वेट देख लिया। फिर उसके बाद जो पास कर गए ये वाली थिकनेस गेज में से उसका वेट लिख दिया। फिर जो रिटेन कर गए लेंथ गेज पे उसका वेट लिख दिया। ठीक है, टोटल उन सब का वेट लिखते जाना है हमें। ठीक है, तो ये पूरा टेबल हमने प्रिपेयर करना है। सपोज ये W1 है, ये W2 है और ये W3 है। ठीक है, तो हमने उसके बाद निकालना है फ्लेकीनेस इंडेक्स और इलोंगेशन इंडेक्स। फ्लेकीनेस इंडेक्स,
ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास जो हमारा वेट जो कि रिटेन करके पास कर गया, ठीक है, फ्लेकी इंडेक्स में ये जो पास कर गया वेट, ठीक है, जितना भी वेट पास कर गया होगा अपॉन वेट जो टोटल वेट था हमारे पास W1 प्लस W2 प्लस W3, ठीक है, जितना भी एंड तक हमारे पास वेट आएगा ये टोटल वेट हो जाएगा, और ये जो पास कर गया, ठीक है, ये फ्लेकीनेस इंडेक्स में आ जाएगा। इलोंगेशन, इलोंगेशन, ठीक है, इंडेक्स कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा जो हमारे पास हमारी लेंथ गेज में से जो पार्टिकल्स रिटेन कर गए, ठीक है, y1 प्लस y2 प्लस y3, ये टोटल डिवाइडेड बाय टोटल वेट, ठीक है, W1 प्लस W2 प्लस W3, ठीक है, इस तरीके से जितना भी वेट आएगा पूरे टेबल को हमने कैलकुलेट करना और हमें मिल जाएगा फ्लेकीनेस इंडेक्स और इलोंगेशन इंडेक्स। अब मैं आपको बता दूं कि फ्लेकीनेस और इलोंगेशन इंडेक्स में फ्लेकीनेस इंडेक्स जो होगा वो 35 to 40% अगर हो जाए तो उसे अनडिजायरेबल बोला जाएगा कि अनडिजायरेबल है, ठीक है, तो मतलब ये इससे कम होना चाहिए, मतलब ये ओवरऑल जो है इसकी कोई इलोंगेशन इंडेक्स की कोई लिमिट नहीं है, बट जो ओवरऑल है ये दोनों के दोनों नॉट ग्रेटर देन 15% होना चाहिए ऑफ टोटल वेट। टोटल हमारे पास जो एग्रीगेट्स होंगे उसमें से 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए दोनों इलोंगेशन इंडेक्स और फ्लेकीनेस इंडेक्स, ठीक है।